हेलो ऑल, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड का लास्ट टॉपिक जो बच रहा है वो है डिस्पर्जन एंड स्कैटरिंग अलॉन्ग विद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें हम सिर्फ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। एंड व्हाट डज रिफ्रैक्शन मीन्स दैट वेन एवर लाइट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, तो क्या होगा, उसके अंदर बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाती है ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। अब हमने पहले इस पे ग्लास स्लैब में करके देखा था और हमने ये पाया था कि whenever ray of light moves from rarer to denser medium then it will move towards normal. What is normal there? Normal means जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब हम क्या करते हैं, हम यूज करेंगे ग्लास प्रिज्म। देखिए ग्लास प्रिज्म कैसा होता है, इस तरह से स्टार्ट करते हैं ताकि पूरा हो पाए। इसमें तीन रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं, इधर इधर इधर, क्योंकि 3 डायग्राम में नहीं बना पा रहा हूं तो इसमें आप समझ जाइए, इसको प्रिज्म आप सबने देखा होगा स्कूल में। और 2 ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं। अब जैसे ही इसमें एक लाइट जाती है, इधर व्हाइट लाइट में डालता हूं, and as all we know that white light contains all 7 कलर्स। इसके अंदर पूरे 7 कलर होते हैं। तो देखिए अगर मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि सरफेस टेढ़ा है तो परपेंडिकुलर भी टेढ़ा हो जाएगा, यानी कि इसको मैं बोलता हूं अपना नॉर्मल। तो ये रेयर से डेंसर में जा रही है, रेयर से डेंसर में, तो जाना तो चाहिए था इसको सीधा, लेकिन ये टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाएगी। इट विल मूव टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है ना। और इसमें अंदर आने की वजह से, क्योंकि जो 7 कलर हैं वो सातों कलर जो हैं उनकी वेलोसिटीज डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि उनकी वेवलेंथ अलग अलग है। फ्रीक्वेंसी हालांकि कांस्टेंट रहेगी, लेकिन ये नीचे की तरफ मुड़ेगा और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, वो कलर फैल जाएंगे। अब जब ये यहां से बाहर निकल रहे हैं कलर, ठीक है, तो अब मैं यहां पे भी एक ड्रॉ कर सकता हूं अपना, ठीक है ना। तो जब ये यहां से बाहर निकलेंगे तब ये और फैलेंगे और ये इस तरह से पूरा एक स्पेक्ट्रम यहां बन जाएगा। विब ग्योर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कलर्स है बेटा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। याद रहे उल्टा होता है, विबग्योर उल्टा लिखा हुआ है नीचे से ऊपर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो लाइट जैसे से इसके अंदर आई तो इसमें सातों कलर्स यहां पे बन जाएंगे और इसी चीज को, फिनोमेना को अपन बोलते हैं डिस्पर्जन। वी कॉल इट एज डिस्पर्जन, ठीक है ना। अब डिस्पर्जन क्या मतलब क्या हुआ, इसको मैं डिफाइन करना चाहता हूं। आप कैसे बताएंगे, व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड डिस्पर्स। आप जब स्कूल जाते हैं, आप लाइन में खड़े हुए होते हैं, तब कहते हैं डिस्पर्स। आफ्टर अ मीटिंग जनरली हेड ऑफ द पर्सन हु इज हेडिंग द मीटिंग, जो उसको चला रहा है, संचालक है उस मीटिंग का, वो लास्ट में कहता है डिस्पर्स। डिस्पर्स मीन्स आप अलग अलग तितर बितर हो सकते हैं। अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूं मैं। आपने 26 जनवरी पे परेड तो जरूर देखी होगी, मार्च पास्ट जिसको बोलते हैं। तो मेरे को देखिएगा, मैं यहां ऐसे खड़ा हुआ हूं, इतना सिंक्रोनाइज होता है, मेरे पीछे फाइल जो बनी हुई होती है 3-4 ने, हमारे हाथ एकदम सेम चलते हैं। सेम चलने का मतलब उसका हाथ और मेरा हाथ और उसके पीछे जितने भी लोग हैं उन सबके हाथ सिंक्रोनाइज्ड हैं इस तरीके से कि साइड से देखने में पता ही नहीं चलेगा कि पीछे कोई और भी चल रहा है क्या। लेकिन सपोज कीजिए अगर उनकी वेलोसिटीज अलग अलग हो जाती है,
चलते चलते उनकी वेलोसिटीज में फर्क आ जाता है, एक हाथ को अलग वेलोसिटी से चलाएगा, दूसरे हाथ को अलग वेलोसिटी से चलाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा बेटा, जैसे ही ऐसा होता है तो उनके हाथ हमें दिखाई देने लग जाएंगे अलग अलग। तो डिस्पर्जन में क्या होता है, इधर देखिए, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स component colors is called dispersion of light। हम एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं, क्या है वो, splitting of white light when it white light into seven colors when it passes through प्रिज्म। तो ये 7 कलर में बढ़ जाना इसका जो है, इसको अपन बोलते हैं क्या, डिस्पर्जन। अब अगर मैं यहां पे एक नॉर्मल डाल देता हूं, देखिए वही बात, तो देखा जाए तो आप देखिएगा जो एंगल ये बनाते हैं एक्चुअल कलर से जो उसको होना चाहिए था उसमें, उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन मतलब कितना डिविएट हुआ है कोई भी लाइट का कलर उस मीडियम में जाने पे, हो सकता है ज़्यादा हो सकता है कम हो, तो वो डिपेंड करता है कि उसकी वेवलेंथ क्या थी। ठीक है ना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं यहां लिख रहा हूं, व्हेन, ये एमसीक्यू में आता है बेटे, व्हेन लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म frequency of all colors remain same। फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस, सबकी वेलोसिटी में फर्क पड़ जाएगा और उस वेलोसिटी में फर्क पड़ने की वजह से, वो जो वेलोसिटी में फर्क पड़ रहा है उसकी वजह से वो डिविएट होते जाएंगे। आई रिपीट, नीचे वायलेट है ऊपर रेड है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो अगर देखा जाए तो ओरिजिनल कलर से ये कितना कितना हुआ है, देखिए आप, ये इतना सा हुआ है, ये इतना सा हुआ है और ये कितना ज्यादा हुआ है। तो मोस्ट डिविएटेड कलर कौन सा होगा, मैं वापस दोबारा वहां एक बार बना के बता दूंगा क्लियर डायग्राम आपको कि मोस्ट डिविएटेड कलर कौन सा होगा और लीस्ट डिविएटेड कलर कौन सा होगा। आइए इधर देखिए एक बार, हम दोबारा इसको समझते हैं एक बार। मैंने प्रिज्म बनाया, यहां से व्हाइट लाइट गई, मैंने यहां नॉर्मल डाल दिया, तो ये जाते जाते जाना सीधा चाहिए था बट टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ करके ये ऐसे फैल गई। ठीक है ना। फिर ये इधर बनाया मैंने दूसरा नॉर्मल और ये और जाके इधर फैल गई। अब इसका जो ओरिजिनल पाथ था बेटा वो ये होता, जो हमारी इंसिडेंट रे थी उसका ओरिजिनल पाथ स्ट्रेट था। तो ये जो है ये एंगल, दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन, नो दिस इज एंगल ऑफ डिविएशन। This is for red color, this is for red color and this is for violet color। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा डिविएशन किसका हुआ है, वायलेट कलर का, या मैं कहूं छोटी वेवलेंथ का। तो मैं यहां लिख सकता हूं एंगल ऑफ
deviation is maximum for violet color and मिनिमम फॉर व्हाट, सबसे कम किसके लिए होता है, रेड कलर के लिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। दूसरी खास बात, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज लॉन्गेस्ट। वेवलेंथ जो होती है लाल कलर की सबसे ज्यादा होती है, सबसे बड़ी होती है। आई होप यू ऑल नो व्हाट इज वेवलेंथ। अगर हम बात करें तो इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, इसको लैम्डा से दिखाया जाता है, वर्ड लैम्डा से, 9th पे पढ़ा है अपन ने। एंड wavelength of blue color is shortest। ये इसकी वेवलेंथ है। आई हैव यूज दिस कलर ओनली, रेड के लिए रेड और ब्लू के लिए ब्लू, ताकि आपको याद करने में उसमें अच्छे से समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अब इसको अगर अपन ढंग से समझें, चलिए फ्रीक्वेंसी और इसकी बात भी कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है लाल कलर की और ब्लू कलर की, जो कि अलग अलग है मीडियम में जाने के बाद। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आज मैं हूँ, मुझे एक डिस्टेंस ट्रेवल करना है यहाँ से लेके दूरी 100 मीटर तक की। अब मेरे जो ये पैरों का गैप है, मेरे इस पैर से लेके इस पैर का जो गैप है, इसको मैं वेवलेंथ मान लेता हूँ। पैर दिख नहीं होंगे आपको, चलिए मैं बता देता हूँ। ये यहाँ से अपन देखते हैं, ये एक पैर से दूसरे पैर का जो गैप है, एक पैर से दूसरे पैर के गैप को अपन बोलते हैं क्या, दिस इज वेवलेंथ। तो क्योंकि मैं लंबा हूं और मान लीजिए मेरे साथ एक छोटा बच्चा चल रहा है 5 साल का, उसकी डिस्टेंस कम होगी, तो जो नंबर ऑफ टाइम्स वो लेग्स उठाएगा, जितनी बार मैं उठाऊंगा, उसको बोलते हैं अपन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करेंगे, मैं तो फटाफट वहां पहुंच जाऊंगा, चलिए हम सेम टाइम पे भी अगर पहुंच जाते हैं, हम दोनों ने सेम टाइम पे पहुंचे, तो फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा होगी जिसकी वेवलेंथ कम है। उसको ज्यादा बार पैर चलाने पड़ेंगे जिसकी वेवलेंथ कम है, मुझे पैर कम चलाने पड़ेंगे। तो हम ये भी जान सकते हैं, यहाँ पे हाथों हाथ में लिख देता हूं उसको, लेट मी राइट इट हियर, यहां से दिख जाएगा नहीं, तो देखिए इसमें हम लिख सकते हैं wavelength of color is inversely proportional to the frequency। तो हम लिख सकते हैं lambda is inversely proportional to frequency, जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है हमको समझने के लिए। ये न्यूटन ने किया था बेटा एक्सपेरिमेंट। तो न्यूटन ने जब प्रिज्म को तो लाइट पास की थी, तो उसने ये बताने की कोशिश की थी कि व्हाइट कलर जो होता है वो 7 कलर का बना हुआ होता है। इसने इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि ये वाकई में 7 कलर का बना हुआ होता है, एक और एक्सपेरिमेंट किया था, मैं बताता हूं जल्दी से, आप तब तक इसको लिख लीजिए। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए न्यूटन ने क्या किया, अब इनको चैन कहाँ पड़ता था भाई, दे वर वेरी इंक्विजिटिव, इतना दिमाग था इन लोगों में, ये कोई भी चीज़ होती थी तो उसके लिए पता करने के लिए कोशिश करते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आप देखिए आज के टाइम पे पूरी साइंस जो है मेरे ख्याल से न्यूटन के इर्द गिर्द ही घूम रही है, सर ऐसे न्यूटन के इर्द गिर्द ही घूम रही है। तो आइए अब इसको अपन देखते हैं एक बार कि उन्होंने आगे इसमें ऐसा क्या किया जिससे कि पता पड़ पाया कि उनके मन में एक शंका आई, एक शुबा आई कि भाई अगर मैं यहाँ पे एक लाइट को फैला रहा हूँ तो 7 कलर बने, अगर 7 कलर को और फैलाऊंगा तो आगे और क्या होगा। इस चीज को चेक करने की उन्होंने एक्सपेरिमेंट आगे और बढ़ाया। तो आइए देखते हैं उसमें उन्होंने क्या किया था, लेट्स सी दैट नाउ।
तो साहब न्यूटन ने क्या किया, जो प्रिज्म लिया था उस पे लाइट को पास किया, उनको पता लगा कि ये डिस्पर्स होके 7 कलर बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इसी में आगे एक प्रिज्म और लगा दिया, जस्ट टू चेक कि क्या और कलर्स आगे बनते हैं। तो उनको पता पड़ा कि कोई कलर नहीं बन रहा है, वही कलर्स जो हैं वही, और उनकी विड्थ जो है वो ब्रॉड होती गई, ठीक है ना। इस चीज को जो अपन डिराइव करते हैं इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मैं लिखवा देता हूं अभी। अब इसके बाद क्या किया न्यूटन ने, यहां पे वापस से इस डायग्राम को बनाया, उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया, ये यहां तक आया, और अब की बार उन्होंने यहां पे प्रिज्म को उल्टा रख दिया, ठीक है। ये व्हाइट लाइट थी, यहां से स्पेक्ट्रम बना। जैसे इन्होंने उल्टा रखा तो इनको पता पड़ा कि ये पूरी लाइट जो है मिलकर के वापस से इधर व्हाइट लाइट ही बना रही हैं। यहां से भी व्हाइट लाइट जा रही थी और वहां से भी व्हाइट लाइट ही निकल रही है। तो प्रिज्म उल्टा रखने का क्या उद्देश्य था बेटा, उसमें उनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस थे वो रिवर्स ऑर्डर में आ गए, उसकी वजह से सारे के सारे कलर्स वापस से अक्यूमुलेट हो गए। जैसे ही वो अक्यूमुलेट हुए तो उन्होंने वापस से उसको व्हाइट कलर बना दिया। पहले मैं आपको बता देता हूं स्पेक्ट्रम क्या होता है, कि कई बार ये चीज ये लोग पूछ लेते हैं, व्हाट इज स्पेक्ट्रम। लेट्स सी व्हाट इज इट। द बैंड ऑफ 7 colors obtained when light enters into the prism, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, कॉल्ड एज प्रिज्म, सॉरी कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम। ओके, तो ये चीज भी उन्होंने प्रूव कर दी कि किस तरह से जो लाइट थी वो एक साथ एक्यूमुलेट होके आगे एक उन्होंने मिलकर के बता दिया कि ये व्हाइट है। अब इसमें आपके क्वेश्चन कैसा आता है, अगर और बिल्कुल आया हुआ है, क्या है देखो इधर, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट to show that white light is made up of किसकी, 7 कलर्स। तो ये क्वेश्चन अपन जब करेंगे ना, तो इसके अंदर मुझे बस इस एक्सपेरिमेंट को समझा देना है और कुछ भी अलग सा नहीं लिखना है, एज इजी एज दैट, ये ध्यान रहे, ठीक है ना। आप बैंड दिखाएंगे। एक चीज बता देता हूं जो बहुत कॉमन मिस्टेक है, इस बार जो हमने बोर्ड के पेपर चेक किए थे उसके अंदर हमें क्या मिल रहा था बेटा, बच्चे क्या करते हैं, यहां पे ऐसे रखते हैं, प्रिज्म को उल्टा पास में रखते हैं इधर, ये ले जाके इसको फैलाते हैं और फिर जाके इसको और फैला के और सीधा निकाल देते हैं। ये ऐसा नहीं बनेगा, ये भी गलत है, ध्यान रहे। दूसरा, एक प्रिज्म को ऐसे लगाया, दूसरे को ऐसे लगाया, यहां तक ले गए, इसको फैलाया, इधर ले गए और वापस इसको नीचे मिला दिया। ध्यान रहे बच्चों, ये इधर जाएगा और सामने की तरफ उसी एंगल में मूव करेगा, कभी भी ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। इसको लेटरल शिफ्ट बोलते हैं, चलते चलते वो शिफ्ट हो जाएगा बस साइड में, उसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। एंगल जिससे वो मूव कर रहा था वो उसी के थ्रू मूव करता रहेगा विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ प्रिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जस्ट इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से रेनबो, आपने सुना होगा रेनबो क्या होता है,
वो कैसे बनता है और हमें वो 7 कलर्स कैसे मिलते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए एक बार। हाँ जी, तो मैंने आपको ये चीज बता दी कि किस तरह से होता है। अब आप एक बात सुनिए, कई बार आपने जगह देखा होगा कहीं झरना गिर रहा है या कहीं पानी गिरा हुआ है या कहीं वाटर ड्रॉपलेट गिरी हुई है, तो वहां पे आपने एकदम से सतरंगी कलर का कुछ ऐसा देखा होगा जिसमें 7 कलर्स एक साथ निकल रहे होते हैं। वो सारे के सारे कमाल जो है वो डिस्पर्जन के ही हैं। अब डिस्पर्जन कैसे होता है एंड हाउ डज अ रेनबो इज फॉर्म, क्योंकि रेनबो बनाने में एज इट इज 7 कलर का जो होता है ये बनता है। हमको ये ऊपर की तरफ कैसे बना, क्या फिनोमेना है, आज मैं इसको बताता हूं। हिंदी में इसे इंद्रधनुष कहते हैं। अभी जब बारिश के टाइम होता है तब हमें कई बार वो दिखाई भी देता है। तो उससे पहले वो समझने के लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक समझना पड़ेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है वो, आइए देखते हैं फटाफट। अब देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है बेटा, हम जानते हैं कि कोई भी लाइट जब डेंसर से रेयर में जाती है तब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करती है, तब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करती है। तो यहां पे मैंने यहां रेयर से, ये ऑब्वियसली रेयर मीडियम है, मैंने यहां से एक रे इंसिडेंट करी इधर की तरफ ऊपर जाती हुई। अब जाना तो चाहिए था इसको सीधा, पर क्योंकि ये रेयर से डेंसर में जा रही है, सॉरी डेंसर से रेयर, ओहो, इट इज डेंसर मीडियम एंड इट इज ऑल्सो अ डेंसर मीडियम एंड इट इज ऑल्सो अ डेंसर मीडियम। डेंसर मीन जहां पे लाइट की वो जो स्पीड है वो कम है, तो जब बाहर जाएगी तो ये अवे हो जाएगी, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूं, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा इसको मान लेता हूं एंगल आई, इस एंगल आई को थोड़ा बड़ा करता हूं, ठीक है ना। तो देखो मेरी बात समझा, जब ये इधर पड़ेगा तो ये रिफ्लेक्शन ज्यादा उधर की तरफ बढ़ जाएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी उधर की तरफ बढ़ जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा बेटा, इस पे आ जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा आई सी। व्हाट इज आई सी हो भैया, क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इस चीज को ढंग से समझना बहुत एक बार में, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं उसको, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। बच्चे गलती क्या कर देते हैं, वो क्रिटिकल एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बता देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हमेशा सिर्फ और सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस की ही होगी, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो। और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। अब मैंने क्या किया, इधर इसको और ऊपर कर दिया। नाउ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मोर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो बेटे क्या होगा, ये इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। वो रे ऑफ लाइट मुड़ते मुड़ते रिफ्रैक्ट होते होते उसी मीडियम में आ जाएगी, और इसको हम बोलते क्या हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहां पे क्या हुआ, एकदम से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया, लाइट बेंडेड बैक इनटू दैट मीडियम ओनली। तो मैं लिख देता हूं, व्हेन लाइट बेंड्स और refracts so much that it comes back into same medium, this condition
इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, जल्दी से आप इसको एक बार लिख लीजिए।